हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमने क्लास 12th बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे फ्लावर के स्ट्रक्चर तक। यानी कि एक फ्लावर, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एक पुष्प का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके कौन कौन से जो वर्ल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कौन से जनन करते हैं, कौन से जनन नहीं करते हैं, कौन से एसेंशियल है, ये सब हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हमें बात करनी है, हम रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में एंटर कर रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही पूरा साइनॉप्सिस बता दिया था कि इस चैप्टर में हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है और उस फ्लावर के अंदर हमने देखा था कि दो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का, यानी कि युग्मक बनाने की पहले प्रक्रिया होगी। तो गैमेट बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, देन हम देखेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो इवेंट्स है, मेल गैमेट का फॉर्म होना, फीमेल गैमेट का फॉर्म होना, ये इन्हीं इवेंट्स को हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। ये इवेंट्स क्या कहे जाते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहे जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले के जो काम होते हैं। तो इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम आज बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में भी हम पहले बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पहले मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों की ही थोड़ी लंबी लंबी सी प्रोसेसेस होती है, तो दोनों को हम एक साथ कंप्लीट नहीं करेंगे। हम पहले कंप्लीट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, देन हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। ये मैंने आपको साइनोप्सिस का ही हाफ पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर कैसे गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देन जब हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ये सारी चीजों की बात हम करेंगे। देन जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम सीड की, फ्रूट की बात करेंगे। सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देन एपोमिक्सिस और पोलीएम्ब्रियोनी, ये दो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा टारगेट क्या है कि हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम फॉर्म करेंगे, किनका फॉर्मेशन करेंगे, किसका? माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर्स क्या है? माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं मेल गैमेट, मेगास्पोर्स को हम कहते हैं फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन प्लांट के, फ्लावर के कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होता है, इसकी बात हमने की थी। हमने स्टेमेन के बारे में देखा था कि स्टेमेन होता है, इसके अंदर होता है मेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट बनने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि मेल गैमेट बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई कैसा देता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्टेमेन की, यानी कि पुंकेसर जिसको हम कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर की। एक स्टेमन बना कैसे होता है, प्रीवियस लेक्चर याद करो जहां पर हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। हमने ये देखा था कि ये जो स्टेमन होता है इसमें टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से टू पार्ट्स होते हैं? एक को हम कहते हैं एंथर एंड एक को हम कहते हैं फिलामेंट। एंथर परागकोश और फिलामेंट हो गया तंतु। ये कैसा दिखाई देता है, स्टेमन कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके का। ये दिख रहा है आपको एंथर, और एंथर के नीचे एक स्लाइडर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट जिसे कहा जाता है। ये नॉर्मल सा हमारे स्टेमन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, लेकिन इसको और डिटेल में आज हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें मेल गैमेट बनाने हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं, देन मेल गैमेट बनाने हैं। तो कौन से स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रोसेस के बाद में किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि जो स्टेमन होता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं परागकोश, यानी कि हमारा हो जाएगा एंथर, और दूसरा होता है तंतु, यानी कि जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। अब ये जो एंथर होता है, परागकोश होता है, एक्चुअल में इसका काम होता है, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का। और ये जो तंतु होता है, ये जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट का क्या काम होता है? ये फिलामेंट हमारे एंथर को ज्वाइन करता है, किससे? थैलेमस से। यहाँ नीचे थैलेमस स्ट्रक्चर होगा। थैलेमस क्या है ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जहां पर हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर जिस बेस पर जाकर के अटैच्ड रहते हैं, उस बेस को हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। अच्छा, फिलामेंट का ये जो पोर्शन होता है, ये जो पार्ट होता है, इस एंड को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये आप याद रखेंगे। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, यानी कि नियर। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये पास होता है, किसके पास होता है? थैलेमस के पास होता है।
और इसी फिलामेंट के इस एंड को, ये जो दूसरा एंड दिखाई दे रहा है जो एंथर से जॉइन है, इसको हम कहते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल यानी कि दूर मान लो, तो किससे दूर है? थैलेमस से। प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस के पास होता है, डिस्टल एंड जो होता है वो थैलेमस से दूर होता है। इतना आप याद रखेंगे। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? एंथर का, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंथर के स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाई देगा? फोर पोलन सेक, या फिर इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। देखो पहले तो ये है एंथर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? एंथर कह रहे हैं। ये जो एंथर होता है इसके आप कुछ फीचर्स याद रखेंगे। ये एंथर के अंदर हमें मिलते हैं कुछ तो लोब्स। लोब मतलब आप सैक लाइक स्ट्रक्चर या थैलीनुमा स्ट्रक्चर कह सकते हो, या दो पार्ट कह सकते हो, दो हिस्से। तो इस एंथर में हमें कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं? ये जो मेजर मेजर मैंने बनाए आपको कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं? दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो लोब। तो इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? एक एंथर में दो लोब प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस एंथर को हम क्या कहते हैं? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। कितने लोब प्रेजेंट है? दो लोब प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बाई लोब्ड। अब एक लोब को अगर आप उठा के देखो, ये रहा एक लोब। इस एक लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा दो थीका। ये दो पोर्शन मैंने दो राउंड सर्कल बना रही हूँ मैं, इनको कहते हैं थीका। तो एक लोब में, इस एक लोब में आपको कितने थीका दिखाई दे रहे हैं? दो थीका दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल हमारे दो लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? चार थीका प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, दो लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? चार। तो हम क्या कहते हैं इसको? फोर थीका प्रेजेंट है यहाँ पर। थीका कितने प्रेजेंट है? फोर। यानी कि इसको हम कह सकते हैं टेट्राथिकस कंडीशन। टेट्राथिकस, टेट्रा वर्ड इज रिलेटेड टू फोर। टेट्राथिकस बाइलोब्ड होता है कौन? एंथर। आप ये चीज याद रखेंगे। अब ये जो एंथर है, एंथर को अगर हम डाइसेक्ट करें, मतलब ऐसा वर्टिकल हमने एंथर को रख दिया और उसको हमने क्या किया? डाइसेक्ट किया। जब उसको कट किया हमने, तो कट करने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो ये है। इस एंथर को, ये जो एंथर हमें सामने से दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल कट किया। हमने ऐसा कट नहीं किया, हमने उसको हॉरिजॉन्टल कट किया। मान लीजिए ये पेन है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया, और जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? वो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो सिंपल से यहाँ पर आपको पहले मैं बता रही हूँ, लेबल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेबल हम करेंगे आगे जा करके। ये जो एंथर है इसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है? ये तो एंथर की वॉल हो गई। ठीक है, एंथर की वॉल के अंदर ये हमें मिल गए क्या? थीका। एक थीका, ये दूसरा थीका, ये तीसरा थीका, और ये चौथा थीका, यानी कि ये चार थीका हो गए। अगर मैं यहाँ से एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन बना दूं, तो ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? एक लोब कहलाएगा। और इधर वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा? दूसरा लोब कहलाएगा। तो हमने अभी अभी बात की कि हमारे एक एंथर के अंदर हमें दो लोब मिलते हैं, तो फर्स्ट लोब ये हो गया, सेकंड लोब ये हो गया। एक लोब के अंदर हमें थीका कितने दिखाई दे रहे हैं? दो थीका दिखाई दे रहे हैं। एक लोब के अंदर हमें दो थीका दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस जगह पर मैंने दो थीका के बीच में आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप क्या होता है? जब हमारा एंथर डेहिसेंस होता है, एंथर बस्ट होता है, यानी कि जब इसके अंदर आगे पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो ये बस्ट होता है, फटता है, रप्चर होता है। तो कहाँ से रप्चर होता है? इसी जगह से रप्चर होता है। जब ये रप्चर होगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन अलग, ये नीचे वाला पोर्शन अलग, और जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो आगे क्या हो जाते हैं? पूरे फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ये जो थीका के अंदर मैंने ग्रीन कलर से कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इनको कहते हैं बेटा स्पोरोचिनस टिश्यू, या लघु बीजाणुजन जिनको कहा जा सकता है। ये स्पोरोचिनस टिश्यू ही आगे चल करके पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और इन्हीं पोलन ग्रेन्स में फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का। देखो, एक चीज को आप यहाँ पर क्लियर कर लो, एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है। थीका हम किसको कह रहे हैं? ये जो मैंने यहाँ पर अभी सर्कल बनाया था, चार सर्कल आपको दिख रहे थे, एक लोब के अंदर दो सर्कल, ये जो हमने सर्कल बनाया इसको हमने क्या नाम दिया? थीका। जब उसके अंदर क्या फिलअप हो? स्पोरोचिनस टिश्यू भरा हुआ हो। क्या भरा हुआ हो? स्पोरोचिनस टिश्यू। इस थीका के अंदर यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई थी उसको हमने स्पोरोचिनस टिश्यू कहा। तो जब स्पोरोचिनस टिश्यू भरा हुआ है उस सर्कल के अंदर, तो उसको हम क्या नाम देंगे? थीका नाम देंगे। मैंने आपसे अभी बोला स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे क्या करेगा? डिवीजन करेगा, और क्या बना लेगा? पोलन ग्रेन्स बना लेगा। तो पोलन ग्रेन्स बनने के पहले क्या बनता है बेटा? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो जब माइक्रोस्पोर हो उस थीका के अंदर, जब माइक्रोस्पोर रखे हो तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी, या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। तो जब इसके अंदर माइक्रोस्पोर भरे होंगे तो हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे। जब स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होगा तो हम इसको थीका कह देंगे।
आगे ये माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट होते हैं? पोलन ग्रेन में। तो जब इसी सर्कल के अंदर पोलन ग्रेन भर जाएंगे तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? पोलन सेक नाम दे देंगे। यानी कि थीका, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलेंसिक, ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर के नाम है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल मैंने क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर जनरली हम वाटर फिलअप करते हैं, लेकिन इस बॉटल के अंदर आप वाटर की जगह पर जूस फिलअप कर दो तो आप इसको वाटर बॉटल ना कहते हुए जूस बॉटल कहेंगे। वाटर भरा है तो वाटर बॉटल कहेंगे। अगर इसके अंदर आपने किसी टाइप का कोई साइरप भर दिया है, किसी टाइप का कोई लिक्विड और कोई सा लिक्विड फिल कर दिया है, तो आप इस बॉटल का नेम चेंज करते जाओगे। जिस चीज से ये बॉटल भरा होगा, जिस चीज से कोई ग्लास भरा होगा, उसको हम उस चीज का ग्लास कह देंगे। जूस का ग्लास, पानी का ग्लास, सिरप का ग्लास। ठीक है, वैसे ही ये जो सर्कल बना है ये थीका, इसके अंदर जब हमने क्या भर दिया? स्पोरोजेनस टिश्यू, तो हमने थीका नाम दिया। जब माइक्रोस्पोर भर दिए तो माइक्रोस्पोरेंजिया नाम दे दिया। जब पोलन ग्रेन भर दिए तो इसको हमने पोलन सेक कह दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले हम रीड कर लेते हैं एक बार। एंथर के पास में क्या कंटेन किया हुआ है? 4 पोलन सेक। एंथर कौन सा? ये। ठीक है, ये एंथर था। 4 पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया बनने के भी पहले यहाँ पर क्या है? थीका। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एंथर कंटेन्स 4 थीका, एंथर कंटेन्स 4 पोलन सेक, एंथर कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, चारों आप मतलब तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। परागकोश 4 लघु बीजाणुधानी का बना होता है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलेंसेक, ये सब एक ही है। तो इसकी जो वॉल होती है उसमें 4 टाइप की हमें लेयर्स मिलती है। किसकी बात हो रही है? ये जो हमने अभी बनाया एंथर, एंथर के अंदर ये जो हमने थीका बना है, इन थीका को ही आगे चल करके हमने क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोरेंजियम नाम दिया। तो इसके ऊपर हमें बहुत सारी लेयर्स मिलती है। उन 4 लेयर्स के नाम क्या है? एपिडर्मिस। आगे के डायग्राम में हम इन सब के नाम लिखेंगे और इनके फंक्शन भी लिखेंगे। सबसे आउटर लेयर को हम कहेंगे एपिडर्मिस, देन उसके अंदर होती है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। इन चारों का क्या फंक्शन है और ये सीक्वेंस किस सीक्वेंस में अरेंज होती है, ये अब हम आगे देख रहे हैं। वही डायग्राम जो हमने वहां बनाया हुआ था उसी को हम यहाँ पर इलेबोरेट फॉर्म में बना रहे हैं। देखो, अब ये जो चारों लेयर्स हमने देखी, इन चारों लेयर्स को अगर हम लेबल करना चाहे तो हमने क्या नाम देखा? आउटर स्ट्रक्चर क्या देखा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस के आगे यहाँ है सेकेंड लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर को हम क्या नाम देंगे? एंडोथीशियम। थर्ड लेयर ये जो येलो कलर से आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, मध्य परत, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद में बेटा ये जो मैंने लाइंस बनाई हुई है, ऐसे ऑब्लिक लाइन बनी हुई आपको दिखाई दे रही है। आई होप ये आपको विजिबल है। ये जो लाइंस बनी हुई दिखाई दे रही है, ये लाइंस है बेटा टेपेटम की सेल्स। टेपेटम। और उसके अंदर ये जो ब्लू कलर का हमने बनाया था, ये जो हमारा ब्लू कलर का बना है, ये तो यहाँ पर है ही, तो ये हमारा क्या है? थीका हम इसको कह रहे हैं। अब ये जो चारों लेयर्स है ना, इन चारों लेयर का फंक्शन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर बेटा टेपेटम का। टेपेटम किससे पास में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? टेपेटम किससे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? इस हमारी थीका से। माइक्रोस्पोरेंजियम से जिसके अंदर आगे माइक्रोस्पोर बनेंगे, हमारे पोलन सेक से जिसके अंदर आगे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो स्पोरोजेनस टिश्यू से आगे चल करके हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो वो नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? टेपेटम करेगा। प्रोवाइड नरिशमेंट या नरिशेस, ये नरिश करता है। नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, या फिर आप बोल सकते हो पोलन ग्रेन्स। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, जो यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे उनको ये टेपेटम क्या करेगा? नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसका जो प्रोटोप्लाज्मा होता है डेंस होता है, इसके पास डेंस प्रोटोप्लाज्मा होता है और इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो सेल को ज्यादा अच्छे से ये रेगुलेट कर पाते हैं। देखो टिश्यू है, ये जो टेपिटम है वो भी क्या? टिश्यू है। तो टिश्यू है तो सेल्स का बना होगा, तो इसकी जो सेल्स होती है उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और जो इसका प्रोटोप्लाज्मा होता है ये बहुत ज्यादा डेंस होता है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। ये जो बाकी की तीनों लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस आउटर में, फिर सेकेंड मिलेगी हमें एंडोथीशियम, थर्ड मिलेगी हमें मिडिल लेयर। इन तीनों का काम क्या होता है बेटा? तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना।
किसको सुरक्षा, जो थीका है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इनका दूसरा फंक्शन होता है, ये हेल्प करते हैं किसमें, डेहिसेंस में। किसके डेहिसेंस में, एंथर के डेहिसेंस में, यानी कि बर्स्ट होने में, डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये जो एंथर है इसके अंदर क्या होगा, इस एंथर के अंदर यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो आगे चल करके इसको बर्स्ट होना होगा, इसको टूटना होगा, ये रप्चर होगा, तभी तो यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो पाएंगे। तो पोलन ग्रेन को बाहर रिलीज करने के लिए ये वॉल्स क्या करती है, रप्चर करने में, डेहिसेंस करने में, बस्ट करने में हेल्प करती है। तो एक तो इसका काम होता है जब तक पोलन ग्रेन मेच्योर होकर के बाहर ना जाने के लिए रेडी हो तब तक प्रोटेक्ट करना, और जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाए तो उस कंडीशन में एंथर के डेहिसेंस में यानी कि बस्ट में, बस्टिंग होने में हेल्प करना। टेपिटम का क्या काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू भरे होते हैं वो आगे डेवलपमेंट करते हैं। सभी जगह पर यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, मैंने कुछ ही जगह पर बनाया हुआ है। ये चारों थीका में आपको मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है तो किसका बना होगा, सेल्स का बना होगा। और स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल कहते हैं, हर एक सेल को बेटा जो भी आगे पोलन ग्रेन बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी सेल्स होती है हर एक एक पोटेंशियल पोलन बनाने के लिए कैपेबल होती है। मतलब ये आगे चल करके एक पोलन बना सकती है, और एक पोलन से आगे चल करके कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्लियर कर पा रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ ऐसा। आप इसको एक बार फिर से देखेंगे। हमने किसके बारे में देखा, पहले हमारे स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखा। स्टेमेन क्या है, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके पास दो पार्ट होते हैं, एक को हम एंथर कहते हैं, एक को हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर का काम होता है हमारे पोलन ग्रेन को बनाना। पोलन ग्रेन बनने के पहले ये कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स में होता है, पहले स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, फिर माइक्रोस्पोर होता है, फिर पोलन ग्रेन होता है, फिर पोलन ग्रेन से आगे मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट हमने देखा, एंथर का स्ट्रक्चर देखा, फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा। फिलामेंट नॉर्मल सा है जो जोड़ के रख रहा है। एंथर को हमने जब डेहिसेंस मतलब एंथर को जब हमने कट किया, डाइसेक्ट किया, तब उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा वो हमने देखा। चार लेयर्स देखी, चारों लेयर्स के फंक्शंस देख लिए। टेपिटम का फंक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, टेपिटम के फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चारों लेयर्स के फंक्शन क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि जिससे हमारे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो मेथड होती है, वो प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस होती है, किस चीज की प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल किसको कहोगे, अभी अभी जो हमने स्पोरोजिनस टिश्यू की बात की थी, स्पोरोजिनस टिश्यू है तो सेल से बना है, तो उसके अंदर जो सारी सेल्स है, हर एक सेल के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो एक पॉलन ग्रेन बना सकती है। तो हम किस चीज की प्रोसेस की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। एक पॉलन मदर सेल से मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होगा, और उस रिडक्शनल डिवीजन से हमें क्या मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। या पहले माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे देन पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन जिसे हम कहते हैं। देखो होता क्या है, अभी जो हमने स्पोरोजिनस टिश्यू की बात की, ये हमारा एक थीका, इस थीका के अंदर यहाँ पर क्या भरे हुए हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। इन स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक सेल को हमने लिया। ये एक सेल, हर एक सेल के अंदर पोटेंशियल है कि ये पोलन ग्रेन को फॉर्म कर सकती है। ये कैसा डिवीजन करेगी, मियोटिक डिवीजन करेगी। मियोटिक मतलब मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो अर्धसूत्री विभाजन वही सेल्स कर सकती है जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होती है, ये कैसी होती है बेटा, डिप्लॉयड सेल्स होती है। तो ये डिप्लॉयड सेल क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी, ये मियोसिस। मियोसिस करने से कितने सेल्स बनती है, एक सेल कितनी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, चार सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो एक सेल से यहाँ पर कितनी सेल्स बनी, चार सेल्स बनी। लेकिन क्योंकि मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो हर एक सेल यहाँ पर कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि एक गुणित होती है। यहाँ पर ये सेल कैसी है, द्विगुणित है। ये किस में कन्वर्ट होगी, एक गुणित कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉइड कोशिका में, एक गुणित कोशिका में। लेकिन ये जो चारों सेल्स बनी है ना बेटा, ये ऐसे सेपरेट नहीं होती है, ये चारों की चारों सेल्स आपस में ज्वाइन होती है। ये चारों आपस में जुड़ी हुई होती है एक सब्सटेंस से, जिसको हम कहते हैं केलोस। इस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, केलोस कहा जाता है। वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, केलोस। ये चारों सेल्स, ये चारों आपस में ज्वाइन है।
ये किस डिवीजन से बने हैं? मियोसिस डिवीजन से बने हैं। ये कैसे हैं? हैप्लॉइड है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पर कहीं लिखा होगा लघु विजाणु चतुष्क कहते हैं या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 है ये। माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है आगे चलकर ये अभी किसके अंदर है? ये अभी हमारे इस टिश्यू के अंदर मतलब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल करके क्या करेगा? बर्स्ट करेगा या फिर स्प्लिट होगा, आप बोल सकते हो डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा। तो जब ये डेहिसेंस होता है तो डेहिसेंस होने के बाद में ये चारों सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि ये अभी जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अब हम आगे पढ़ेंगे। आप सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहले स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि द्विगुणित था, यानी कि इसकी हर एक सेल कैसी थी? डिप्लॉइड थी, द्विगुणित थी। मियोसिस डिवीजन किया, एक एक सेल हमें मिला, इन हमने सेल्स को क्या नाम दे दिया? माइक्रोस्पोर्स। ये कैसे है? सिंगल मतलब एक गुणित है या फिर हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर लेकिन ऐसे सिंगल सिंगल माइक्रोस्पोर के फॉर्म में नहीं थे, 4 माइक्रोस्पोर एक साथ आपस में जुड़े हुए थे। एक स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल ने जो 4 सेल्स बनाई वो चारों सेल्स आपस में कैसी है? जुड़ी हुई है। किसके थ्रू जुड़े होते हैं? कैलोस के थ्रू जुड़े होते हैं। और इस जुड़े हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है, डेहिसेंस हो जाता है, 3 लेयर्स हमने ऊपर पढ़ी थी। जब वो तीनों लेयर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, एंथर को बस्ट करती है, एंथर बस्ट होगा तो ये जो सेल्स हमें दिखाई दे रही है जो पोलन ग्रेन के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे एंथर से। ये चारों जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हमें दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। 4 अलग अलग हमें पोलन ग्रेन्स दिखाई देंगे। तो आप याद रखेंगे इस पूरी प्रोसेस को, कौन सा डिवीजन यूज हुआ है, कौन सी सेल्स किस में कन्वर्ट हुई है, देन किसके बाद किस चीज में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। जो मैंने समझाया है वही सारा लिखा हुआ है। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। बताया मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो मियोसिस डिवीजन करती है। मियोसिस डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल होती है, ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन। हर एक के अंदर पोटेंशियल होता है। क्या? ये पॉलन बना सकती है, यानी कि पॉलन ग्रेन बना सकती है, या फिर क्या बन सकती है? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन मदर सेल भी इसे ही कहा जाता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम इसे ही कह सकते हैं। तो हर एक सेल डिवाइड होकर के आगे मियोसिस डिवीजन करके कितनी सेल्स बनाएंगी? 4 सेल्स बनाएंगी। ठीक है, तो ये मैं हमने डेफिनेशंस को पहले स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो आगे स्ट्रक्चर देख रहे हैं पोलन ग्रेन का, जैसे मैंने आपसे कहा, तो इस वाले स्ट्रक्चर का ये जो पोलन ग्रेन एक है ये आगे चल के कैसा दिखाई देगा इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब क्योंकि ये भी सेल है तो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगी। तो इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देता है? अच्छा, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये मेल गैमेट को अपने अंदर कंटेन करके रखेगा। मेल गैमेटोफाइट, इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? इसमें क्योंकि ये सेल है तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मतलब इसका स्ट्रक्चर हम आगे और पढ़ने वाले हैं, बट कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है आगे हम पढ़ेंगे। ये जो पोलन ग्रेन होता है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन। इसको हम एक फर्स्ट सेल कहते हैं। फर्स्ट सेल क्यों? क्योंकि ये आगे डिवाइड होकर के और भी सेल्स का फॉर्मेशन करने वाली है। ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, स्टार्टिंग में केवल एक सेल वाला होता है, एक सेल एक न्यूक्लियस। ये आगे डिवाइड होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर मैनर में डिवाइड करता है और फिर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। एक सेल के अंदर ही इसकी दूसरी सेल फॉर्म हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे जो बनाया है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया। जब रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन तो ऐसा रिलीज होता है और आगे फिर ये कुछ ऐसे बन जाते हैं। तो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है हम आगे पढ़ेंगे। ये इसका जो शेप होता है जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल, यानी कि ये गोलाकार दिखाई देता है। इसका जो डायामीटर होता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो डायामीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। पोलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कैसा है? यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस वाला है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये कैसा हो जाता है? टू सेल्ड हो जाता है। बताया मैंने आपसे, इसका जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर मैनर में डिवाइड करेगा और इसकी एक सेल से 2 सेल बनेगी, लेकिन एक सेल लार्ज बनती है, एक सेल स्मॉल बनती है। आगे देखेंगे हम इसको अभी।
वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडम, यानी कि इसकी जो वॉल है इसको आप क्या कह दोगे, स्पोरोडम कह दोगे, पोलन ग्रेन की दीवार को। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो पोलन ग्रेन होता है ये हमें कैसा दिखाई देता है। अभी मैंने आपसे कहा सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, तो ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसकी जो ये आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही है सेल वॉल आती है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, इंटाइन, अंतःचोल जिसको कहते हैं, या इसको आप सेल वॉल कह सकते हो। ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है जो कि एक अलग ही सब्सटेंस की बनी हुई होती है, बहुत हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई होती है, इस वॉल को हम कहते हैं एक्साइन, बाह्य चोल कहते हैं, अंतःचोल इसकी इंटाइन, और उसके भी अंदर होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको बड़ी सी सेल दिखाई दे रही है ये वाली, ये इस एक सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इस एक सेल को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिका, जो आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करेगी, मतलब ये क्योंकि वेजिटेटिव कोशिका इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, जो आगे पोलन ट्यूब फॉर्म होगी तो न्यूट्रिशन पूरा ये प्रोवाइड करने का काम करती है वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट ये जो छोटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस छोटी कोशिका और इस छोटी कोशिका का ये न्यूक्लियस, इस कोशिका को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, जो आगे चल करके जनरेट करती है टू मेल गैमेट, जनन कोशिका इसको हम कहते हैं। यही जनन कोशिका क्या फॉर्म करती है, मेल गैमेट बनाती है। अभी मेल गैमेट बना नहीं है, अभी तो पोलन ग्रेन बना है। ये पोलन ग्रेन रिलीज होता है और फिर ये आगे चल करके जनन कोशिका से किसका फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। एक जनन कोशिका से दो मेल गैमेट बनते हैं। तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, इसकी आउटर वॉल को हम एक्साइन कहते हैं, इसकी इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं, इसके भी अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन मिलती है। इसकी जो बड़ी कोशिका होती है लेकिन जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है, इरेगुलर होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल या फिर कायिक कोशिका। जो छोटी कोशिका होती है जो बड़ी कोशिका के अंदर ही रखी हुई होती है इस शेप की, इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, जो आगे क्या करेगी, जो आगे चल करके पोलन ट्यूब में किसका फॉर्मेशन करेगी, मेल गैमेट्स का। इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या जर्मिनेट होंगे, क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। तो ये फॉर्म के कौन करेगी, जनरेटिव सेल करेगी। वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ये। जो इंटाइन होती है, क्योंकि इंटाइन सेल वॉल ही एक तरीके की, तो ये किसकी बनी हुई होती है, प्लांट में सेल वॉल किसकी बनती है, सेल्यूलोज की, और इसके साथ यहाँ पर होता है पेक्टोज। ये जो इंटाइन होती है ये कैसी है, कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रही है, कहीं से भी ब्रेक हुई नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्साइन की, तो ये एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन नाम के एक सब्सटेंस की। स्पोरोपोलेनिन, जो कि ना तो किसी एल्कली से, ना किसी एसिड से, ना किसी एंजाइम से, किसी से भी ये डिग्रेड नहीं होता है, इसीलिए पोलन ग्रेन काफी लंबे टाइम तक के लिए भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर इनका लाइफ स्पेन बढ़ा है तो उस कंडीशन में उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, किसी भी चीज से ये टूटता नहीं है। तो यहाँ से जब पोलन ट्यूब बनेगी, ये जो जनरेटिव सेल आपको दिखाई दे रही है इसके बाहर हमें ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन से ही पोलन ट्यूब बनती है। सेल मेम्ब्रेन से जो पोलन ट्यूब बनेगी, तो वो पोलन ट्यूब बाहर कैसे आएगी, यहाँ से। ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है, जर्म पोर इसको हम कहते हैं, जहां पर एक्साइन नहीं प्रेजेंट है। ये एक्साइन है, ये एक्साइन है, लेकिन यहाँ पर तो एक्साइन नहीं है, यहाँ पर खाली स्पेस है, इसको हम कहते हैं जर्म पोर, जहां से पोलन ट्यूब बाहर आएगी। ये पोलन ट्यूब निकलने के लिए स्पेस यहाँ से क्रिएट होता है। इस पोलन ट्यूब क्या कंटेन करके रखेगी अपने अंदर, मेल गैमेट को कहाँ लेकर जाएगी, ये मेल गैमेट से, मेल गैमेट को मेल गैमेटोफाइट से कहाँ तक लेकर जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट तक, यानी कि एग कोशिका तक या एग सेल तक लेकर जाने का काम करेगी। तो ये जनरलाइज्ड सा स्ट्रक्चर होता है हमारे पोलन ग्रेन का। क्या क्या देखा हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, एक्साइन देखा, इंटाइन देखा, इंटाइन को ही हम सेल वॉल कह रहे हैं, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी बड़ी कोशिका वेजिटेटिव होती है, एक इसकी छोटी कोशिका जनरेटिव होती है। वेजिटेटिव का डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, इररेगुलर सा न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जनरेटिव सेल जनरेट करती है, इसका जो ये एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, डिवीजन करके दो न्यूक्लियस बनाता है। लेकिन जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें ओनली टू सेल्ड स्ट्रक्चर में ही ये रिलीज कर दिए जाते हैं, यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता। मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता। जब पोलन ट्यूब बनती है फीमेल गैमेटोफाइट तक जाने के लिए, उस कंडीशन में इसका एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बनाता है, यानी कि दो मेल गैमेट बनाता है। 60% एंजियोस्पर्म्स में ऐसे ही पोलन ग्रेन लैंड कर जाता है स्टिग्मा के ऊपर।
लेकिन 40% में क्या होता है, ये पोलन ग्रेन का जो हमने जनरेटिव सेल देखा, यही डिवाइड करके कितनी सेल्स बना लेगा, मतलब कितने न्यूक्लियस बना लेगा, 2 न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट जिसको हम कह रहे हैं। और फिर ये रिलीज़ होता है, पोलन ट्यूब बनेगी और डायरेक्टली ये मेल गैमेट फीमेल तक पहुँच जाएँगे। तो आपको ये भी याद रखना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्ट्रक्चर में ही रिलीज़ कर दिया जाता है पोलन ग्रेन, और 40% रिमेनिंग जितने भी बचे 40% में आ गए वो सारे, उसमें 3 सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हमने पोलन ग्रेन के बारे में देखा। अब ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और एटमॉस्फेयर में हमें उड़ते हुए से दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो कई लोगों को इसके कारण क्या हो जाती है, पोलन एलर्जी हो जाती है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को किसी टाइप की स्मेल से एलर्जी होती है, कुछ वैसे ही पॉलन्स जब हवा में उड़ते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। लाइट वेट होने के कारण जब ये हवा में उड़ते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं। नॉर्मली इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप सांस लोगे, इनहेल करोगे, तो पोलन ग्रेन अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर गए, तो हमारे लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन सी डिसीज ये कॉज कर सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, इससे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन सीवियर केसेस बात हो रही है। नॉर्मली केवल आपको फीवर हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, नोज पर, फेस पर इरिटेशन हो सकती है, मतलब कुछ ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, वो होते हैं इसके कारण पोलन एलर्जी में। लेकिन जब ये ज्यादा सीवियर होता है, उस कंडीशन में ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। ये नॉर्मली हमारे आसपास हम कौन से पोलन ग्रेन्स को देखते हैं, पार्थिनियम, जो गाजर घास होती है जिसको हम कहते हैं कैरेट ग्रास, इसके पोलन ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा उड़ते हैं और इससे कई ज्यादा लोगों को एलर्जी होती है। तो पोलन एलर्जी आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पोलन ग्रेन वायबिलिटी, यानी कि ये जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए इस एंथर से, एंथर के डहिसेंस होने से पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हुए। तो इन पोलन ग्रेन के बाहर रिलीज होने के बाद में इनका लाइफ स्पेन कितना है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या कंटेन किया हुआ होगा, एक जनरेटिव सेल जो आगे 2 मेल गैमेट बनाएंगे। तो ये जो पोलन ग्रेन है, इसका लाइफ स्पेन कितने टाइम तक का है, ये रिलीज होने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद कितनी देर के अंदर ये ओवा तक पहुंच जाना चाहिए, एग तक पहुंच जाना चाहिए, ये इसका लाइफ स्पेन कहलाता है। पोलन ग्रेन वायबिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो ये हर एक स्पीशी टू स्पीशी वेरी कर सकती है। जैसे कि सीरियल क्रॉप जो होती है, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इनमें सिर्फ 30 मिनट्स का, फ्यू मिनट्स का ही इनका लाइफ स्पेन होता है। इनके पोलन ग्रेन्स मेल से रिलीज हुए और फीमेल तक 30 मिनट्स के अंदर अगर चले गए, तो ये फर्टिलाइज कर देंगे ओवा को, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा और ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, पोलन ग्रेन किसी काम का नहीं रहेगा। किसमें, ये व्हीट और राइस में, कुछ सीरियल क्रॉप्स में। जैसे फिर कुछ ऐसे होती है, ऐसी स्पीशी होती है, ऐसी फैमिलीज होती है, जैसे कि रोजेसी फैमिली हो गई, जिसके अंदर रोज प्लांट आ जाते हैं, रोज फ्लावर्स आ जाते हैं। लेग्यूमिनेसी जिसको हम पी या बीन्स कह सकते हैं, पी बीन्स फैमिली कह सकते हैं। या फिर सोलेनेसी जिसको हम आलू, जैसे कि पोटैटो, पोटैटो, बैंगन, जो ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, इनकी जो फैमिली होती है, यानी कि सोलेनेसी फैमिली। तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है फ्यू मंथ्स तक का, कुछ महीनों तक का हो सकता है। यानी कि इनके पोलन ग्रेन आज रिलीज हुआ है, कई महीनों तक भी अगर ये इनको फीमेल तक नहीं पहुंच पाए हैं, या तो तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। मतलब कुछ मंथ तक का, फ्यू मंथ्स तक का इनका लाइफ स्पेन रहता है। अब देखो, पोलन ग्रेन का लाइफ स्पेन तो कम है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर पोलन ग्रेन जाकर के ओवा को फर्टिलाइज कर ही देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन खराब भी हो जाते हैं, मतलब किसी काम के भी नहीं रहते। इसीलिए ये फॉर्म भी मिलियंस में होते हैं, मतलब इनका नंबर भी मिलियंस में बनता है। हमने देखा था, जो एक स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू बहुत सारा, उसकी एक सेल से कितने पोलन ग्रेन बन रहे थे, 4 पोलन ग्रेन बन रहे थे। मतलब 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन, और एक पोलन ग्रेन से आगे 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल से 4 पोलन बन रहे हैं, यानी कि मल्टीपल बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो पोलन ग्रेन बन गए बहुत सारे, चले भी गए, लेकिन बहुत सारे उसमें से डीजनरेट भी हो जाते हैं। लेकिन हम उनको वायबल रखना चाहते हैं, आर्टिफिशियली हम ये चाहते हैं कि उनको काफी लंबे टाइम तक के लिए हम जिंदा रखें। तो क्या किया जा सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड यूज की जा सकती है। क्रायो प्रिजर्वेशन में किसी भी चीज को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, मतलब उस चीज की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को आप स्टॉप कर दो बहुत ही कम टेम्परेचर पर, और उसको स्टेबलाइज करके आप रख दोगे, तो वो जम जाएगा, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाएगी, और वो चीज कई सालों तक के लिए, मतलब उसके लाइफ स्पेन से काफी लंबे टाइम तक के लिए भी जिंदा रह सकती है। जैसे यहाँ देखो, पोलन ग्रेन को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो -196 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। अगर आप पोलन ग्रेन को इसके अंदर रख दोगे,
तो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए ये रह पाएगा। जब आपको इसका यूज़ करना है, इस लिक्विड से बाहर निकालो, तो ये आपको सर्वाइवल मतलब इसका जो सर्वाइवल स्पैन होगा वो बढ़ चुका होगा। मतलब ये तब भी सर्वाइव कर रहा होगा। पोलन बैंक्स के अंदर रखे जाते हैं पोलन ग्रेन्स, ऐसे ही स्पर्म बैंक्स होते हैं जहाँ पर स्पर्म को क्रायो प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ऑर्गन्स को क्रायो प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। मतलब आप बॉडी की सेल्स को भी रख सकते हो, स्टेम सेल्स को कई लोग प्रिजर्व करवाते हैं, स्पर्म सेल को प्रिजर्व करवाते हैं, एग को क्या कर सकते हो, क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते हो। कितने टेम्परेचर पर? -196 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिससे क्या होता है, इन सारी जितने भी मैंने नाम लिए, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और ये काफी लंबे टाइम तक के लिए भी जिंदा रह पाते हैं। ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये काफी ज्यादा रिच होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं, पोलन ट्यूब के फॉर्म में कई वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है, पोलन टेबलेट्स के फॉर्म में इसका यूज किया जा सकता है अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में इसको लिया जाता है, टैबलेट्स के फॉर्म में इसको लिया जाता है। तो ये सारा देखा हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ट्यूब जब बनेगी, पोलन ट्यूब कब बनेगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के समय पर इस पोलन ग्रेन से जो मेल गैमिट है, वो मेल गैमिट कैसे फॉर्म होते हैं, ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के पहले अभी हमें क्या कंप्लीट करना है, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर। तो मेगास्पोरोजेनेसिस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देन हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मूव करेंगे फर्टिलाइजेशन पर। तो आज का वीडियो अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो आज के लेक्चर से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, निकिता बायोवर्ल्ड के साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो, कहीं पर कुछ डाउट हो, तब भी आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। प्लस कमेंट में भी मैं आपको उस चीज को ठीक करके बता दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।